नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। आज सुनेंगे एक और डरावनी बात। क्या होगा अगर आपको पता चले कि आप जिनके साथ कई दिनों से रह रहे थे, जिनके साथ आप बात कर रहे थे, वो वहां पे कभी थे ही नहीं। कोरोना का टाइम हम सब ने देखा है। कई लोग लॉकडाउन में फंसे थे, कई लोग मजबूरी में कहीं पर भी रहने को मजबूर थे। इंदौर का रहने वाला आरव, जो गुड़गांव में आईटी जॉब करता था, कोरोना की वजह से घर जाने को निकला था, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से बीच में ही फंस गया। जैसे तैसे उसे एक ठिकाना मिलता है, शांति विला, लेकिन वहां पर जो उसके साथ घटा वो समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका भ्रम था या हकीकत। और अंत में जब उसे उस शांति विला की सच्चाई पता चली, वो डरकर सहम गया। क्या है शांति विला का राज? क्या हुआ आरव के साथ? जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के बाद मैं कोरोना काल में घटित हुआ मेरे गांव का वो किस्सा भी बताऊंगा। तो चलिए अब आरव की दास्तान, आरव की जुबानी सुनेंगे। उस दिन दोपहर बड़ी अजीब सी थी। हर चैनल पर बस एक ही खबर, कोरोना का कहर, लॉकडाउन की अफवाहें और घर लौटते लोग। मैं आरव गुरुग्राम में अकेला रहता था। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। दिन भर ऑफिस का काम, फिर अकेले कमरे में रहना पहले अच्छा लगता था, अब डराने लगा था। माँ ने सुबह ही कॉल किया था, बेटा वापस आ जा, अकेला मत रह, यहां गांव में सब ठीक है। माँ की आवाज सुनकर मन थोड़ा भर आया। मैंने बोला, हाँ माँ, आज ही निकलता हूँ, घर आ रहा हूँ, वैसे भी यहाँ पे मन नहीं लगता अब मेरा। कपड़े पैक किए, लैपटॉप समेटा और निकल पड़ा स्टेशन की ओर। पर वहां जाकर जो देखा, दिल बैठ गया मेरा। स्टेशन सूना था और बोर्ड पर लाल अक्षरों से लिखा था, सभी ट्रेनें अगली सूचना तक रद्द की जाती हैं। एक पल को समझ नहीं आया क्या करूं। मां से तो वादा कर चुका था, लेकिन अब कहां जाऊं। मैंने अपने दोस्त राहुल को कॉल किया। भाई फंस गया यार, कोई जगह है क्या रहने को? राहुल बोला, मेरे घर में तो जगह नहीं है भाई, पर सुन, OLX पे कुछ सस्ते फ्लैट देख, मैंने कुछ लिंक भेजे हैं, देख ले। फोन कट होते ही मैंने बगल की दुकान से एक चाय ली और वहीं सड़क किनारे बैठ गया। तभी एक बूढ़ा चाय वाला मेरी ओर आया। बाबू ठिकाना ढूंढ रहे हो क्या? मैंने सिर हिलाया। थोड़े आगे एक पुरानी इमारत है, शांति विला, लॉकडाउन में सब खाली हो गया है, वहां के चौकीदार से बात कर लो। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। चल पड़ा उस ओर। दरवाजा जरा सा टेढ़ा, सीलन की गंध, खिड़कियों से झांकती वीरानी। गेट पर बैठा था एक चौकीदार, सफेद दाढ़ी, गहरा चेहरा, नाम था मिश्रा जी। क्या चाहिए बाबू? उनकी आवाज में न गर्मजोशी थी न गुस्सा, बस एक ठंडा सन्नाटा। मैंने कहा, कुछ दिन रहने के लिए जगह चाहिए, लॉकडाउन में फंस गया हूं। उन्होंने कुछ देर मेरी शक्ल देखी, फिर बोले, एक ही फ्लैट है, तीसरी मंजिल पर, 302 नंबर का कमरा, उसका मालिक लॉकडाउन से पहले ही बाहर चला गया था। चाबी मेरे पास छोड़ी थी, लेकिन एक बार उनसे फोन पर बात कर लो, अगर वो हाँ कहते हैं तो तुम यहां रह सकते हो। उन्होंने मुझे मालिक का नंबर दिया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए हाँ कर दी। मिश्रा जी ने चाबी देते देते मुझे कहा, यहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, डरना मत बेटा। मैंने मिश्रा जी की बातों को इग्नोर किया, उनसे चाबी ली और लिफ्ट से ऊपर चला गया। फ्लैट नंबर 302। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। कमरा धूल से भरा था, लेकिन सजा सवरा था। एक बेड, एक मेज और बालकनी से दिखता था पूरा वीरान गुरुग्राम। मैंने सोचा बस 2-4 दिन की बात है, फिर निकल जाऊंगा। पर मुझे नहीं पता था ये 2-4 दिन मेरी जिंदगी के सबसे डरावने दिन बनने वाले थे। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर देखा, सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ था। वो जो कभी शहर था, अब किसी भूतिया शहर जैसा लगने लगा था। मैंने बैग से फोन निकाला, नेटवर्क गया हुआ था, वाईफाई भी बंद। मन कुछ घबराया, लेकिन खुद को समझाया, तू थक गया है आरव, थोड़ा सो ले, सब ठीक लगेगा। थोड़ी देर बाद बत्ती बंद करके लेट गया।
रात के करीब 1:30 बजे होंगे। एक जोरदार आवाज से मेरी नींद खुल गई। धड़ाम, जैसे किसी ने दीवार पर कुछ पटका हो। मैं घबरा गया, उठा और बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सब शांत था, पर तभी एक धीमी रोने की आवाज आई। कोई लड़की थी शायद, बहुत धीमी टूटी हुई आवाज, मम्मी मम्मी। मैं सहम गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई। कहीं किसी को कुछ हुआ तो नहीं। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकला। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा था। जैसे ही सीढ़ियों की ओर बढ़ा, किसी फ्लैट के अंदर से जोर जोर से झगड़े की आवाजें आने लगी। हर बात पे ताना मारती हो तो तुम कोई देवता हो क्या? मैं चौंका, इतनी रात को झगड़ा। मैंने दरवाजे के पास जाकर हल्की आवाज में पूछा, भाई साहब सब ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। आवाजें भी अचानक बंद हो गई। मैं वापस लौट आया। मन में डर भर चुका था। बिस्तर पर लेटा तो सिरहाने पर एक पुराना फोटो फ्रेम रखा मिला। उठाकर देखा, एक परिवार की तस्वीर थी। हंसता हुआ पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची, पर फोटो की कोनों पर जली हुई राख सी लगी थी। मैंने घबराकर फ्रेम नीचे रख दिया। अगली सुबह उठते ही नीचे वॉचमैन मिश्रा जी के पास पहुंचा। मिश्रा जी, यहाँ कोई झगड़ा कर रहा था रात को और रोने की आवाज भी आई थी। वो बिना मेरी तरफ देखे बोले, तुम पहले नहीं हो बाबू। कई लोग यही कहते हैं, पर वो फ्लैट सालों से बंद है, कोई नहीं रहता वहां। मैं चुप रह गया। उसी वक्त एक और आदमी नीचे आया, दाढ़ी वाला, नीली टी शर्ट में, थोड़ा बुझा बुझा सा। नमस्ते, मैं भी यही रहता हूं, फ्लैट नंबर 304 में। आप नए हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं, पर तुम डरना मत, ये बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने डरते हुए कहा, आरव। वो थोड़ा रुककर बोला, मैं विक्रम। कोई बात हो तो बताना, लेकिन हाँ, बालकनी में मत खड़ो होना देर रात। मैं मुस्कुरा दिया, पर अंदर से डरने लगा। कमरे में लौटते हुए मैंने एक बात नोट की। मेरे दरवाजे पर पुराने जलने के निशान थे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। दूसरे दिन की सुबह थोड़ी बेहतर थी। हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने सोचा नीचे थोड़ा टहल लूं, शायद मन हल्का हो। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। मैं सीढ़ियों से उतरने लगा। तभी पहली मंजिल पर एक फ्लैट का दरवाजा थोड़ा खुला दिखा। अंदर से हल्की सी धूप छन रही थी और कुछ मीठी गुनगुनाहट, जैसे कोई पुराना रेडियो बज रहा हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तभी एक धीमी आवाज आई, अरे बेटा, पानी की एक बोतल दे दे, बहुत प्यास लगी है। मैं चौंक गया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद बाल, ढीली सी शर्ट और आंखों में कोई अजीब सी उदासी। बेटा अंदर आ जाओ, अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा हिचका, पर फिर अंदर चला गया। कमरा काफी सादा था। एक पुरानी फोटो फ्रेम टेबल पर रखी थी, उसमें वही बूढ़ा आदमी और एक औरत थी, शायद उसकी बीवी होगी। वो धीरे से बोला, बीवी के बिना मन ही नहीं लगता बेटा, यहां बहुत साल साथ रहे, अब तो बस यादें हैं। मैंने पूछा, अभी आप अकेले रहते हैं? वो मुस्कुराया, नहीं, वो यही हैं, यही मेरे आसपास, बस तुम देख नहीं सकते। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। चाय पीकर मैं वापस ऊपर आया तो रास्ते में 304 वाले विक्रम से मुलाकात हो गई। मैंने पूछा, भाई नीचे एक अंकल मिले, अकेले रहते हैं, उनकी बीवी के बारे में बता रहे थे। विक्रम ठहर गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। कौन अंकल? मैंने कहा, वही पहली मंजिल पर। रेडियो चला था और उसने मुझे चाय भी पिलाई थी। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भाई पहली मंजिल का वो फ्लैट पिछले 10 सालों से बंद है, और वो अंकल रमाकांत शर्मा, उन्होंने ही अपनी बीवी को जला दिया था और कुछ महीनों बाद खुद भी हार्ट अटैक से मर गए थे। तब से वो फ्लैट बंद पड़ा है। ये सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वापस भागा, पहली मंजिल पर पहुंचा।
दरवाजा अब बंद था और उस पर जंग लगा ताला जड़ा हुआ था, पर रेडियो की धीमी गुनगुनाहट अब भी अंदर से आ रही थी। रात फिर उतर आई थी। मैं खिड़की के पास बैठा था। मेरे हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। सोच वहीं अटकी हुई थी, उस बूढ़े आदमी के बारे में। मानो मुझे सुनाई दे रहा हो, मैं यहीं आता हूं बीवी की याद में। और फिर विक्रम की वो बात, भाई वो आदमी तो 10 साल पहले मर चुका है। मेरे भीतर कुछ हिल गया था। क्या मैंने किसी आत्मा से बात की? मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। नहीं आरव, तू थक गया है, बहुत कुछ देख लिया आजकल, ये बस तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद को झूठा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली, पर नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे कमरे की दीवार पर एक परछाई लहराई। मैंने चौंक कर देखा, पर यह परछाई मेरी नहीं थी, ये बालकनी से आ रही थी। धीरे धीरे उठा, बालकनी की ओर गया। बाहर सन्नाटा था, नीचे स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी और हवा चल रही थी, मगर कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने ऊपर नजर की, छत पर कोई खड़ा था। एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल, और वो छत की मुंडेर पर थी, जैसे अभी कूदने वाली हो। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। क्या सच में कोई है या मैं पागल हो रहा हूं? तभी एक भयानक चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं दौड़ा सीधे तीसरी मंजिल की तरफ। मेरे पैर खुद मुझे 308 नंबर के फ्लैट के सामने ले गए। वहीं से आवाज आई थी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से फिर वही चीख, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैंने घबराकर दरवाजा पीटना शुरू किया। हेलो, कोई है अंदर? दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं आया। मैं पलटा और सीधा नीचे वॉचमैन के पास पहुंचा। वॉचमैन के पास जाकर मैंने घबराकर पूछा, 308 में कोई रहता है क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 308? साहब, वो फ्लैट तो हादसे के बाद बंद है। 2 साल पहले आदमी ने अपनी बीवी को मार डाला था। कहते हैं ज्यादा दिन खाना नहीं मिला, या शायद उसका दिमाग खराब हो गया था। पहले उसने अपनी बीवी को मार डाला, फिर खुद भी फांसी लगा ली। तब से कोई नहीं गया उस कमरे में। मैं सुन्न खड़ा था, तो फिर मैंने किसकी चीख सुनी? कौन था वो जो मदद के लिए चिल्ला रहा था? क्या मैंने किसी बीते वक्त को फिर से महसूस किया? उस रात मुझे नींद आई, लेकिन चैन की नहीं। मैं पूरी रात सोचता रहा कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या अकेलेपन की वजह से मेरा ये हाल था, या फिर सच में इस विला में कोई राज छुपा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सपने में वही औरत आई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों से लहू बह रहा था और उसके होठ फुसफुसा रहे थे, तू भी मरेगा जैसे हम मरे थे, अकेले और तड़प तड़प कर। मैं पसीने से भीग गया, लेकिन अब डर नहीं लग रहा था। अब एक सवाल खड़ा हो गया था, इस इमारत में क्या हुआ था और क्यों? और यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कोरोना की दूसरी लहर का असर हर जगह था। सन्नाटा हर गली, हर कोने में बसा हुआ था। मैं कई दिनों फ्लैट में बंद था। मन भारी सा लगने लगा था। कभी कभी माँ से बात हो जाया करती थी। माँ कहती थी, कुछ दिन की ही बात है बेटा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब मन को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती थी। उस दिन दोपहर को धूप खिड़की से चुपचाप अंदर झांक रही थी। कमरे में बैठे बैठे घुटन होने लगी, तो मास्क पहनकर सोसाइटी के पार्क की ओर निकल पड़ा। पार्क सुनसान था, बस 2-3 बच्चे दूर दूर खेल रहे थे। मैं एक बेंच पर बैठ गया चुपचाप। तभी मेरी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। गुलाबी फ्रॉक, 2 चोटियां, झूले पर अकेली झूल रही थी। उस मासूमियत में एक सुकून था, और जाने क्यों मैं खिंचा चला गया उसके पास। मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराई। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। वो बोली, सिया। नाम सुनते ही दिल में एक हल्की सी लहर उठी, पता नहीं क्यों। हम दोनों कुछ देर साथ बैठे। उसने मुझे अपने खिलौने दिखाए। फिर मैंने पूछा, सिया तुम किस फ्लैट में रहती हो? उसने उंगली से इशारा किया। वो वाली बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 203 नंबर का कमरा है अंकल मेरा। मैंने कहा, चलो छोड़ देता हूं तुम्हें। हम दोनों धीरे धीरे चलने लगे। बिल्डिंग के बाहर सन्नाटा पसरा था।
207 के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने कॉल बेल बजाई। एक थकी हुई सी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में कोई पुराना दुख ठहरा हुआ था। मैं बोला, आपकी बेटी सिया पार्क में खेल रही थी, मैं उसे छोड़ने आया हूं। वो औरत कांप गई। मुझे घूरते हुए अंदर किसी को आवाज दी, सुनिए, कोई सिया के बारे में पूछ रहा है। फिर एक आदमी आया। उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसने फूटी आवाज में कहा, सिया 3 साल पहले इस बालकनी से गिर गई थी और नहीं रही। मैं यह सुनकर वहीं जड़ हो गया। मेरे कानों में जैसे सन्नाटा चीखने लगा। हम अब भी उसके कमरे को वैसे ही रखते हैं। औरत बोली, कभी कभी लगता है जैसे वो अब भी हमारे पास है। मैं कुछ नहीं कह सका, बस चुपचाप मुड़ गया। शाम को मैंने ये बात विक्रम को बताई। विक्रम, वो बच्ची जिससे मैं मिला वो तो मर चुकी थी। मैंने उसी के साथ खेला, बाद उसे उसके फ्लैट तक छोड़ा और उसके माँ बाप ने बताया कि वो 3 साल पहले मर चुकी है। विक्रम सुनकर चुप हो गया। फिर बोला, आरव, सिया के माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुन के मैं चौंक गया। क्या मतलब? सिया की मौत के कुछ महीनों बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, विक्रम ने कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो जिनसे मैंने बात की वो? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले वो बूढ़ा, फिर वो बच्ची और अब उसके माँ बाप। मैं क्या देख रहा हूं? कहीं मेरा दिमाग ही तो साथ नहीं छोड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो मेरी सोच से बाहर है। रात का खाना खाकर मैं और विक्रम बालकनी में बैठे थे। शहर पूरी तरह से खामोश था, जैसे कोरोना ने हर गली, हर सड़क को निकल लिया हो। बस कभी कभी दूर से एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आ जाती, वो भी आम सी हो गई थी। मैंने फिर से सिया वाली बात छेड़ दी। विक्रम, तूने जो कहा कि उसके माँ बाप भी नहीं रहे, क्या मतलब है तेरा? विक्रम चुपचाप मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में वो घबराहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं दिखी थी। वो बोला, आरव, इस बिल्डिंग में कुछ ऐसा है जो मैं बहुत वक्त से जानता हूं, पर तुझे बताने से डरता हूं। मेरे हाथ की चाय की प्याली कांप गई। क्या? मैंने धीमे से पूछा। उसने गहरी सांस ली। तेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत है। वो बच्ची सिया और उसके माँ बाप की मौतें, ये सब। विक्रम अपनी बात पूरी करता तभी नीचे से आवाज आई, साहब, एक जरूरी पैकेट आया है, नीचे आइए जरा। विक्रम गुस्सा हो गया, तू ही ले लेना यार। मैंने विक्रम से कहा, जा ले आया, मैं यही हूं। वो उठकर चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा, पर मेरा मन बेचैन हो चुका था। वो क्या बताने वाला था? क्या वो जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सोचते सोचते रात हो गई और मैं सो गया। अगली सुबह लैपटॉप टेबल पर रख रख कर गर्दन अकड़ गई थी। वर्क फ्रॉम होम का दर्द अब हड्डियों तक पहुंच गया था। मैंने सोचा एक स्टैंड ही ले आता हूं ताकि थोड़ा आराम मिले। नीचे वॉचमैन के पास पहुंचा। वो दरवाजे पर बैठे बैठे सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा, भाई साहब, एक स्टैंड चाहिए लैपटॉप के लिए, कोई दुकान खुली होगी क्या? उसने आंखें मसलते हुए कहा, लॉकडाउन है साहब, कहाँ मिलेगी दुकान? लेकिन एक बार बेसमेंट में देख लीजिए, वहां पुराना सामान पड़ा है, हो सकता है मिल जाए। मैंने उसकी बात मान ली। बेसमेंट की ओर बढ़ते ही माहौल एकदम बदल गया। वहां उतरते ही एक गंध महसूस हुई, कुछ जले हुए लकड़ी और लोहे की बू, लेकिन उसमें कोई गंध भी मिली हुई थी, मानव देह जैसी गंध। मैं चौंक गया। दीवारों पर पुरानी जालियां लटकी थी। बिजली की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ, जैसे वो जगह सांस ले रही हो, धीमी भारी सांसें। मैं एक कोने की तरफ बढ़ा। वहां कुछ टूटे फर्नीचर, पुराने बक्से और एक टेढ़ा मेढ़ा स्टैंड पड़ा था। जब मैं उसे उठाने झुका तो मेरे हाथ में कुछ राख जैसी चीज लगी। मैंने ध्यान से देखा, वो लकड़ी की नहीं थी, वो जैसे कपड़े की जली हुई राख थी और उसमें से एक आधा जला हुआ गुड़िया का हाथ भी पड़ा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, रुक जा। मैं एकदम सीधा हुआ, पर वहां कोई नहीं था। मैंने चारों ओर देखा। किसी की परछाई एक कोने से दूसरी तरफ जाती दिखी, लेकिन कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ एक धुंधली जलती सी परछाई। वो मुझे देखती नहीं थी, लेकिन मैं उसे महसूस कर रहा था।
मैंने स्टैंड वहीं छोड़ा और भागकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। तो वॉचमैन को ढूंढा, पर वो गेट पर नहीं था। कुर्सी खाली थी और चाय का कप भी आधा भरा पड़ा था, जैसे अचानक कहीं चला गया हो। मैंने आवाज दी, भाई साहब। कोई जवाब नहीं आया। मैं उलझन में अपने फ्लैट की ओर गया। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, ये बेसमेंट, ये बिल्डिंग और ये परछाई, ये सब क्या है? और विक्रम मुझे कल रात क्या बताने वाला था जो अब तक अधूरा है? उस रात कुछ अजीब था। मैं कमरे में अकेला था। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था और बल्ब की मध्यम रोशनी दीवार पर परछाई बना रही थी, अजीब सी, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी। नींद बार बार आंखों में फिसल रही थी। तभी धीरे से कोई आवाज आई, चला जा यहां से, चला जा। मैंने झटका खाकर करवट बदली। कोई था कमरे में? क्या ये बस मेरी थकावट थी? मैं उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर बालकनी में कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा बहुत ठंडी हो गई थी, अजीब सी सर्द बेजिल हवा। मैंने दरवाजा बंद किया, बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेट गया। तभी फिर, मदद करो, बचाओ। अब ये आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत चीख रही हो। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने चादर अपने ऊपर खींच ली, लेकिन वो आवाजें बंद नहीं हुई, बल्कि अब तो वो और तेज हो गई थी। जल रहे हैं, कोई हमें बचाओ। अब मैं डर के मारे कांपने लगा था। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई। मैंने देखा सामने की दीवार पर जैसे कोई परछाई जल रही थी, किसी आदमी की नहीं, किसी और की। मैं दरवाजे की ओर भागा और जैसे ही खोला, एक तेज धुआं अंदर घुसा। बाहर देखा तो पूरा कॉरिडोर धुएं से भरा था और नीचे से लपटों का लाल रंग झलक रहा था। बिल्डिंग के नीचे आग लग चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई भागा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, बस वो चीखें थी, जली हुई आवाजें। मैं भागकर सीढ़ियों के नीचे दौड़ा। दम घुटने लगा था। हर तरफ धुआं ही धुआं था। मेरे सामने वही परछाई फिर से दिखी, सिया या कोई और। मैं दरवाजा खोलकर बाहर भागा और सड़क पर आकर रुका। पीछे पलट कर देखा, बिल्डिंग की बालकनी से हल्की सी आग की चमक दिख रही थी, पर सबसे डरावनी बात ये थी, कोई बाहर नहीं आया था। ना कोई चिल्लाया, ना कोई बचाने दौड़ा। बस वो आग जल रही थी, जैसे इमारत खुद ही मर रही हो। मैं पूरी रात सड़क के किनारे एक बंद पड़ी चाय की दुकान के बेंच पर बैठा रहा। उस दुकान पर अब कोई नहीं आता था। कोरोना के कारण सब बंद था, लेकिन एक कोना सूखा था जहां बैठकर मैं कांपते हुए छिप गया। कपड़े गीले थे, चेहरा राख से सना हुआ और आंखों में सिर्फ सवाल थे, क्या वो आग असली थी या सिर्फ मेरे लिए थी? अगर वो बच्ची मर चुकी थी तो फिर मुझसे क्या चाहती है? रात बहुत लंबी थी, फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह की ठंडी हवा ने मेरी आंखें खोल दी। सड़क किनारे बंद पड़ी चाय की दुकान की टूटी बेंच पर पूरी रात कांपते हुए बिताई थी। आसमान हल्का नीला हो चुका था और पक्षियों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। मैंने झट से उठकर पीछे देखा। वो बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी थी। ना कोई आग के निशान, ना धुआं, कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ाते हुए तेजी से बिल्डिंग की ओर भागा। गेट खुला था। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ना कोई आवाज, ना किसी की चहल पहल, ना किसी इंसान की मौजूदगी, सब खाली। मैं लिफ्ट की तरफ भागा। बंद पड़ी थी। सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद विक्रम के फ्लैट की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा खुला था। मैं अंदर गया और जो देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। कमरा पूरी तरह बर्बाद था। सारा सामान बिखरा हुआ, दीवारों पर जले हुए निशान, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत, जैसे वहां कोई सालों से रहा ही ना हो। विक्रम, मैंने धीमे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं। तभी मेरी नजर दीवार के एक कोने में रखी एक जली हुई तस्वीर पर पड़ी। मैंने पास जाकर देखा, तस्वीर उठाई। तस्वीर विक्रम की थी, लेकिन नीचे लिखा हुआ नाम और तारीख पढ़ते ही मुझसे तस्वीर हाथ से नीचे गिर गई। विक्रम राव, जन्म 1980, मृत्यु 7वीं तारीख 5वां महीना 2005। क्या ये तो कैसे हो सकता है? मेरी रूह कांप गई। जिस दोस्त से मैं पिछले कुछ दिनों से मिल रहा था, वो तो 15 साल पहले मर चुका था। अब मुझे याद आने लगा उसकी बातें, उसका अकेला रहना, कभी कॉल ना करना,
और वो अधूरी रह गई बात जो वो बता नहीं वाला था जब वॉचमैन ने उसे बुला लिया था। मैं कांपता हुआ बाहर भागा। मैंने वॉचमैन को ढूंढा, पर अब वहां कोई वॉचमैन नहीं था, ना उनकी कुर्सी, ना ही वो रजिस्टर जिसमें वो मेरी एंट्री करता था। सब गायब। मैं पागलों की तरह गेट की ओर दौड़ा, तभी बाहर कुछ गाड़ियां रुकी। एक अधेड़ उम्र का आदमी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ वहां आया था। मैंने घबराए हुए स्वर में पूछा, आप कौन हैं? वो शांति से बोला, मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूं, हम इसे रिनोवेट करने आए हैं, आज से काम शुरू होगा। लेकिन यहां तो लोग रह रहे हैं, मैं पिछले हफ्ते से यही हूं, विक्रम, वॉचमैन और बाकी लोग। मैंने हकलाते हुए पूरी कहानी उन्हें सुना दी। वो आदमी कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, ये बिल्डिंग तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ी है। क्या? मैं हिल गया। जी हां, साल 2010 में यहां भीषण आग लगी थी, पूरी बिल्डिंग जल गई थी, कई लोग मारे गए थे, जिनमें एक छोटा सा बच्चा, उसके माता पिता भी थे, कई आदमी आग में झुलस गए थे, और तब से किसी ने इस फ्लैट में कदम नहीं रखा। मैं इसे रिनोवेट करवाना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण रुक गया। मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने जिनसे बात की, जिनके साथ रहा, वो सब मर चुके थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सब सच था या मैं खुद ही किसी डरावने ख्वाब में जी रहा था। उस दिन के बाद मैं कभी उस बिल्डिंग की तरफ नहीं गया। मैंने कई बार खुद से पूछा, जो मैंने देखा, क्या वो सब सच था या मेरे मन का भ्रम? लेकिन फिर वो तस्वीर, वो चीखें, वो रात की आग, सब कुछ इतना हकीकत जैसा था कि मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पाया। विक्रम, जो अब इस दुनिया में नहीं था, फिर भी मेरी सबसे गहरी बातों का साथी बन गया था। मुझे आज भी याद है जब वो मुझे कुछ बताने वाला था, शायद कोई ऐसा राज जो उस इमारत की दीवारों में हमेशा के लिए कैद है। अब जब कभी अकेले चुपचाप बैठा होता हूं तो लगता है जैसे कोई धीमी आवाज कानों में फुसफुसाती है, आरव, क्या तू वापस आएगा? मैं जानता हूं वो जगह अब सिर्फ ईंटों पत्थरों की नहीं रही, वो एक कैद खाना है, यादों का, आत्माओं का, अधूरे सवालों का। और शायद कभी ना कभी मैं वापस वहां जाऊंगा, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस वक्त के अंधेरे में इंतजार करती हैं फिर से शुरू होने के लिए। तो दोस्तों, आपको आरव की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं आपको कोरोना काल में घटित हुआ मेरे गांव का किस्सा बताता हूं। साल 2020 का वक्त था। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, हर कोई अपने अपने घरों में बंद था। हमारा गांव भी जैसे थम सा गया था। दिन भर कुछ करने को नहीं होता, और सबसे बड़ी दिक्कत मोबाइल नेटवर्क। लेकिन गांव में एक जगह थी जहां फुल नेटवर्क आता था, पुराना सरकारी मकान। वो मकान गांव के बाहर एक कोने में था। पुराने जमाने में वहां शायद पटवारी बैठता था या कोई सरकारी अफसर रहता होगा, लेकिन अब वह बिल्कुल खाली पड़ा था। टूटी फूटी दीवारें, झाड़ी जंगल और जंग लगे ताले। लेकिन उस जगह की एक खास बात थी, वहां खड़े होते ही मोबाइल 4G की उड़ान भरता था। इसलिए गांव के सारे लड़के, खासकर हम जैसे कॉलेज के, वहीं जाकर बैठते थे। कोई पबजी खेलता था, कोई वीडियो कॉल करता था, कोई रील्स बनाता था। ब्रिजेश अक्सर कहता, भाई ये मकान नहीं वरदान है नेटवर्क का। राहुल बोलता, सच में ऐसा नेट तो शहर में भी नहीं आता। हम चारों, मैं, ब्रिजेश, राहुल और देवांशु, अक्सर वहां घंटों बैठे रहते। छत पर चढ़कर हवा खाते, बैठ के बातें करते और मोबाइल चलाते। लेकिन फिर लॉकडाउन सख्त हो गया, पुलिस की गश्त बढ़ गई, लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया। धीरे धीरे वो मकान वीरान होता गया। कई दिनों तक वहां कोई नहीं गया, और कहते हैं ना, जहां इंसान नहीं होते वहां कुछ और बसने लगते हैं। लॉकडाउन के कई दिन बीत चुके थे। हम तीनों, मैं, ब्रिजेश और सुधांशु, अपने अपने घरों में बैठे बैठे बोर हो चुके थे। मोबाइल में ना इंटरनेट ढंग से चल रहा था, ना कुछ करने को मन करता था। ऐसी बोरियत में मैंने कहा, चलो भाई आज रात चलते हैं पुराने सरकारी मकान के पास, वहां कम से कम नेट तो चलता है और इस टाइम कोई पुलिस भी नहीं होगी। ब्रिजेश बोला, अबे रात में डर नहीं लगता तुझे? देवांशु हंसते हुए बोला, अबे छोड़ना, मकान है कोई भूत बंगला थोड़ी। फिर क्या, हमने अपने अपने फोन उठाए और चुपचाप रात में निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की हवा चल रही थी। रास्ते में कुत्ते भी चुप बैठे थे,
जैसे उन्हें भी डर लग रहा हो। हम सरकारी मकान के पास पहुंचे। वही पुराना टूटा फूटा घर, पर नेटवर्क एकदम झकास। हम छत पर चढ़कर बैठ गए। थोड़ी देर मोबाइल चलाया, फिर बातें करने लगे, स्कूल की, गांव की, कुछ मजाक मस्ती। तभी अचानक सामने से एक काली बिल्ली आई। वो धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास तक आई और वहीं बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थी। ब्रिजेश थोड़ा डर गया था और बोला, अबे देखो ये बिल्ली कैसे देख रही है। मैंने हंसते हुए कहा, अबे डरपोक है तू, ये गांव है, यहाँ बिल्लियां तो घूमती ही रहती हैं। देवांशु ने भी कहा, शायद इसने भी नेटवर्क पकड़ लिया होगा। हम तीनों हंस पड़े और ब्रिजेश की खिंचाई करने लगे। लेकिन तभी अचानक मकान के अंदर से बर्तनों की खटपट की आवाज आने लगी। एकदम साफ आवाज, जैसे कोई पुरानी थाली खींच रहा हो। हमने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ब्रिजेश ने कहा, अबे ये कैसी आवाज थी? मैंने कहा, लगता है कोई जानवर घुस गया होगा। हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नीचे उतरकर अंदर झांका, लेकिन मकान पूरी तरह खाली था। ना कोई जानवर, ना कोई बर्तन। देवांशु ने धीरे से कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, यह हमारा वहम होगा। हम फिर से छत पर आकर बैठ गए, लेकिन अब दिल थोड़ा धड़कने लगा था। कुछ ही देर बाद हमें लगा जैसे कोई साया हमारी पीठ के पीछे से बहुत तेजी से गुजरा हो। हम तीनों एक साथ पलटे, कोई नहीं था। ब्रिजेश डरते हुए बोला, अबे अब निकलते हैं यहाँ से, कुछ तो है यहाँ। और तभी मकान के अंदर से एक जोरदार और भयानक चीख सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई औरत चीख रही हो, गुस्से में, दर्द में। हम तीनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा और भाग लिए वहां से। ना पीछे देखा, ना रुके, बस सांस फूलती रही और दिल धड़कता रहा। हमने ये डरावनी घटना अपने और भी दोस्तों को बताई। सुनकर वो भी शॉक रह गए। हम सब एक दूसरे को घूरने लगे। हमारे दिमाग में एक सवाल था जो सबके चेहरे पर था। क्या ये सच था या हमारा वहम था, या फिर कुछ और था उस मकान में? क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस पुराने सरकारी मकान में सब कुछ शांत था। वह काली बिल्ली, वो बर्तनों की आवाज और वह चीख, क्या ये सब किसी और के होने का इशारा था? लेकिन कहते हैं ना, कुछ सवाल कभी पूरे नहीं होते, कुछ बातें जवाब नहीं पाती। कहानी तो खत्म हो गई, मगर डर अभी भी था। क्या वहां कुछ था, या फिर यह सिर्फ हमारी कल्पना थी? उसके बाद फिर कभी भी हम वहां पे रात में नहीं गए। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आने वाले वक्त में आपके लिए और मजेदार कहानियां लाते रहे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।